नमस्कार, मेडिक्स मीडिया में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण दिखाने जा रहा हूं कि होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके एक सुंदर पेशेवर वेबसाइट कैसे बनाएं। हम होस्टिंगर पर साइन अप करने से लेकर आपकी वेबसाइट के हर पहलू को अनुकूलित करने, आपकी पूरी हो चुकी वेबसाइट को लॉन्च करने तक की प्रक्रिया के हर एक चरण को कवर करने जा रहे हैं। तो आप जिस भी प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि वह एक व्यावसायिक वेबसाइट हो, कोई व्यक्तिगत पोर्टफोलियो हो, शायद कोई ब्लॉग हो या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, यह वीडियो आपको वह सब कुछ सिखाएगा जो आपको होस्टिंगर का उपयोग करके किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाने में सक्षम होने के लिए जानना आवश्यक है। इस वीडियो में हम जिन विषयों को कवर करने जा रहे हैं, वे सभी विषय आपको टाइम स्टैम्प के साथ नीचे विवरण में मिलेंगे। इसलिए यदि आप किसी विशिष्ट भाग की तलाश में हैं तो आप सीधे वहां जा सकते हैं। इस वीडियो में हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो पहला कदम होस्टिंगर पर साइन अप करना है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि साइन अप करते समय आपको सबसे अच्छा सौदा मिले, आप वीडियो विवरण में नीचे दिए गए पहले लिंक का उपयोग करना सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह लिंक आपको एक विशेष होस्टिंगर पृष्ठ पर ले जाएगा जो विशेष रूप से आपके लिए मेरे YouTube ग्राहकों के लिए बनाया गया है, ताकि आप लोगों को होस्टिंगर योजनाओं की पहले से ही छूट वाली कीमतों के अलावा अतिरिक्त छूट दी जा सके। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, यह सबसे अच्छा सौदा है जो आपको होस्टिंगर के लिए कहीं भी मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करें, विवरण में उस पहले लिंक पर क्लिक करें और हम वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार जब आप इस पेज पर आ जाएं तो होस्टिंग पर जाएं और फिर वेबसाइट बिल्डर पर क्लिक करें। यहां से हम नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं जहां वेबसाइट बिल्डर और वेब होस्टिंग लिखा है, बस कार्ट में जोड़ें पर क्लिक करें। फिर यहां हमें एक बिलिंग चक्र चुनना होगा, जिसका अर्थ है कि आप अपने होस्टिंगर प्लान के लिए कितने महीने पहले भुगतान करना चाहते हैं। जाहिर है, जितना अधिक आप अग्रिम भुगतान करेंगे, दीर्घावधि में यह उतना ही सस्ता होगा। उदाहरण के लिए हमारे पास 48 महीने का विकल्प है, जिसके लिए आपको होस्टिंगर का 4 साल पहले भुगतान करना होगा और फिर आपको पहले 4 साल केवल $1 में मिलेंगे, प्रति माह $2.99। और अगर आप इस विकल्प के साथ जाते हैं तो आपको 3 महीने मुफ्त भी मिलेंगे। और फिर हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं, 12 महीने और 24 महीने का विकल्प। वहाँ यह योजना उस अवधि के बाद इसकी तुलना में थोड़ी अधिक महंगी कीमत पर नवीनीकृत हो जाएगी, तो यह $1 पर नवीनीकृत हो जाएगा, $7 प्रति माह। 24 महीने का विकल्प $1 पर नवीनीकृत होगा, $8 प्रति माह। और फिर 12 महीने का विकल्प $1 पर नवीनीकृत हो जाएगा, $9 प्रति माह। और फिर हमारे पास 1 महीने का विकल्प भी है, जिसका मतलब है कि आप केवल मासिक आधार पर भुगतान करें। यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो $1 का सेटअप शुल्क लगेगा, $5। और फिर आपको $1 का भुगतान करना होगा आपकी वेबसाइट को चालू रखने के लिए प्रत्येक माह $12। इसलिए मैं इस विकल्प की अनुशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि केवल 12 महीने का विकल्प चुनने से यह पहले से ही बहुत सस्ता हो जाएगा। और अगर आप यहां इन 3 विकल्पों में से एक चुनते हैं तो आपको एक मुफ्त डोमेन भी मिलता है। इसलिए यदि आप जानते हैं कि आपकी वेबसाइट लंबे समय तक चलेगी तो मैं 48 महीने का विकल्प चुनूंगा, क्योंकि लंबे समय में यह सबसे सस्ता विकल्प है। लेकिन अगर आप अभी तक निश्चित नहीं हैं तो मैं केवल 12 महीने के विकल्प के साथ जाऊंगा, जिसे मैं इस वीडियो के लिए चुनने जा रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक उदाहरण साइट बनाने जा रहा हूं जो मैं नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के बाद उपयोग करने के लिए। इसलिए एक बार जब आप अपना बिलिंग चक्र चुन लेते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और फिर यहां आपको अपने होस्टिंग या खाते के लिए साइन अप करने के लिए अपना ईमेल पता टाइप करना होगा। एक बार जब आपका ईमेल पता यहां टाइप हो जाएगा तो हम भुगतान विकल्पों पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां आप सभी भुगतान विकल्प देख सकते हैं कि आप अपनी होस्टिंग या योजना के लिए भुगतान कैसे कर सकते हैं। मैं बस क्रेडिट कार्ड से जुड़ा रहूंगा। और फिर आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप कूपन कोड मेडिक्स मीडिया का भी उपयोग करें, तो आप अतिरिक्त 10% बचा सकते हैं। तो बस एक कूपन कोड पर क्लिक करें और फिर यहाँ मेडिक्स मीडिया टाइप करें, अप्लाई पर क्लिक करें और फिर यह आपकी योजना के लिए कीमत का अतिरिक्त 10% काट लेगा। फिर बस अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी टाइप करें और सुरक्षित भुगतान सबमिट पर क्लिक करें। फिर यहाँ एक सुरक्षित पासवर्ड चुनें और कन्फर्म पर क्लिक करें और फिर ये हमें हमारे होस्टिंग या खाते के डैशबोर्ड पर ले जाएगा। अब अगली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वह उस ईमेल पते की पुष्टि करना है जिसका उपयोग हमने होस्टिंगर के लिए साइन अप करने के लिए किया है। इसलिए अपने ईमेल इनबॉक्स में लॉग इन करें और फिर होस्टिंगर से एक ईमेल देखें जिसमें लिखा हो कि अपना ईमेल पता सत्यापित करें। इसे खोलें और फिर सत्यापित ईमेल पर क्लिक करें और हमें अपना ईमेल पता सत्यापित करने के लिए बस इतना ही करना है। अगली चीज़ हमारा डोमेन नाम चुनना है जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा। उदाहरण के लिए मेरी वेबसाइट का नाम medicsmedia.com होगा, लेकिन जाहिर तौर पर आप कुछ ऐसा चुनना चाहते हैं जो आपके व्यवसाय या उस वेबसाइट का प्रतिनिधित्व करता हो जिसे आप बनाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ हम केवल दावा डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन उस योजना में शामिल है जिसे हमने होस्टिंगर के लिए चुना है। और फिर यहाँ पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह है अपना डोमेन एक्सटेंशन चुनना। तो ये .com, .net या कुछ और हो सकता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं।
अब व्यक्तिगत रूप से मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो तो हमेशा .com का प्रयोग करें। इसलिए यदि आपको कोई ऐसा डोमेन नाम मिलता है जहां .com डोमेन अभी भी उपलब्ध है तो कभी कभी यह काफ़ी कठिन होता है, तो फिर आपको .net जैसी किसी चीज़ के साथ जाना होगा। लेकिन यदि आप हमेशा .com के साथ जा सकते हैं, खासकर यदि आप एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट बनाना चाहते हैं। यदि आपके पास ऐसी वेबसाइट है जो केवल जर्मनी जैसे लोगों के लिए है तो आप .de या आपके विशिष्ट देश के लिए जो भी एक्सटेंशन हो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसा डोमेन नाम ढूंढने का प्रयास करने जा रहा हूं जो .com के लिए उपलब्ध है, क्योंकि मैं फिर से यही अनुशंसा करता हूं। तो आइए medixmediademosite.com आजमाएं और चेक उपलब्धता की जांच करके देखें कि क्या यह उपलब्ध है। और जैसा कि हम देख सकते हैं यह डोमेन उपलब्ध होगा और हमें यह पहले वर्ष के लिए मुफ्त मिलेगा, क्योंकि हमने एक योजना चुनी है जिसमें यह शामिल है। तो अब हम केवल क्लेम डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ हमें केवल कुछ व्यक्तिगत विवरण या आपकी कंपनी का विवरण भरकर अपना डोमेन पंजीकरण पूरा करना होगा। यदि आप अपनी कंपनी के लिए यह वेबसाइट स्थापित कर रहे हैं और कुछ संपर्क विवरण भी दर्ज करें। एक बार जब आप यह सब भर लें तो बस पंजीकरण समाप्त करें पर क्लिक करें और फिर जैसा कि वे यहाँ कहते हैं हमारी संपर्क जानकारी की समीक्षा की जाएगी। और एक बार यह हो गया तो हमने जो डोमेन चुना है वह हमारे लिए पंजीकृत हो जाएगा। तो चलिए जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और फिर किसी कारण से हम इस पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं जहां वे हमें एक और योजना की पेशकश करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो चिंता मत करो, हम सिर्फ स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे किसी वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है और यह हमें डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा जहां हम अपने डोमेन स्थिति का अवलोकन देख सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हमें अभी भी अपने डोमेन संपर्क विवरण सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसलिए हम अपने ईमेल इनबॉक्स पर वापस जाना चाहते हैं और एक ईमेल की तलाश करना चाहते हैं जो कहता है कि महत्वपूर्ण है अपने डोमेन के लिए अपनी संपर्क जानकारी सत्यापित करें। अब यह ईमेल सबसे पहले मेरे लिए स्पैम फोल्डर में समाप्त हुआ, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप स्पैम और जंक फोल्डर्स की भी जांच करें। और फिर एक बार जब आपको ईमेल मिल जाए तो बस यहाँ इस लिंक पर क्लिक करें, फिर भी खोलें और ये हमें होस्टिंगर पर वापस ले जाएगा जहां अब हम देख सकते हैं कि हमारा ईमेल पता डोमेन के लिए भी सत्यापित हो गया है। तो अब हम होस्टिंगर डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं और ईमेल सत्यापन स्थिति के लिए चेक स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं और अब हम देख सकते हैं कि ईमेल सत्यापन स्थिति सत्यापित है। महान। तो अब जब हमारे पास अपना होस्टिंगर खाता सेट हो गया है और हमारा डोमेन भी है तो अब हमारी वेबसाइट बनाने का समय आ गया है। तो चलिए टॉप मेनू पर होम पर जाएं और फिर प्रीमियम वेब होस्टिंग के तहत सेट अप पर क्लिक करें, फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और फिर यहाँ इन प्रश्नों के लिए हमें वास्तव में उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बस स्किप पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ नीचे वैयक्तिकृत अनुभव नहीं चाहता। और फिर यहाँ हम क्रिएट ए न्यू वेबसाइट पर क्लिक करना चाहते हैं, सेलेक्ट पर क्लिक करना चाहते हैं और फिर हम वर्डप्रेस और होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के बीच निर्णय ले सकते हैं। अब मैंने पहले ही एक वीडियो बना लिया है जहां मैं आपको दिखाता हूं कि होस्टिंगर का उपयोग करके वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। इस मामले में आप यहां क्लिक करना चाहेंगे और यदि आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में रुचि रखते हैं तो मैं नीचे दिए गए विवरण में वीडियो छोड़ दूंगा। लेकिन ये वीडियो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के बारे में है, तो हम यहीं पर होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का चयन करेंगे। फिर यहाँ हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी नई वेबसाइट उस डोमेन से जुड़ी होगी जिसे हमने पहले पंजीकृत किया है, जो कि यहाँ है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यहाँ अपना डोमेन चुनें और फिर सेलेक्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ हमारे पास दो अलग अलग विकल्प हैं कि हम अपनी वेबसाइट की बुनियादी संरचना का निर्माण कैसे शुरू कर सकते हैं। हम या तो एक टेम्पलेट से शुरुआत कर सकते हैं और फिर अपने द्वारा चुने गए टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, या हम एआई वेबसाइट बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं जो हमसे बस उस तरह की वेबसाइट के बारे में कुछ प्रश्न पूछेगा जिसे हम बनाना चाहते हैं और फिर यह बस हो जाएगा हमारे लिए वेबसाइट बनाएं। और उसके बाद भी यदि हमें कोई विशिष्ट सामग्री या संरचना पसंद नहीं आती है तो हम बदलाव कर सकते हैं और सब कुछ अनुकूलित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इन दोनों विकल्पों का उपयोग कैसे करें। मैं आपको शीघ्रता से दिखाने जा रहा हूं कि एआई वेबसाइट बिल्डर का उपयोग कैसे करें, क्योंकि मुझे वास्तव में लगता है कि यह एक अच्छा टूल है। और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक टेम्पलेट का उपयोग करने और फिर वेबसाइट संपादक का उपयोग करके सब कुछ अनुकूलित करने में अधिकांश समय व्यतीत करेंगे। इसलिए यदि आप एआई वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करना चाहते हैं तो आप यहां एआई वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करें पर क्लिक करें और फिर यहां जैसा कि मैंने पहले बताया हमें इस टूल को बताना होगा कि हम किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हैं और नाम क्या होगा। इसलिए मैं अपने ब्रांड का नाम सिर्फ मेडिक्स मीडिया रखने जा रहा हूं और फिर वेबसाइट प्रकार के लिए मान लीजिए कि हम एक व्यावसायिक वेबसाइट बना रहे हैं और फिर हमें एक संक्षिप्त व्यवसाय विवरण भी देना होगा। इसलिए मैंने अभी यहाँ कुछ तैयार किया है जहां मैं इस टूल को बताता हूं कि मेरा व्यवसाय ब्लॉग व्यवसायों को उनके संबद्ध विपणन राजस्व को बढ़ाने में मदद करता है। तो एक बार जब हम यह सब भर लें तो आप बस एक वेबसाइट बनाएं पर क्लिक करें और ठीक उसी तरह
AI टूल ने हमारे लिए एक वेबसाइट बनाई है जो विशिष्ट है कि हमने AI टूल को क्या जानकारी दी है। उदाहरण के लिए आप यहाँ शीर्ष पर देख सकते हैं कि अपने संबद्ध राजस्व को अधिकतम करें। यह उस कंपनी का मुख्य लाभ है जिसके लिए हम यह वेबसाइट बना रहे हैं, इसलिए इसे यहाँ शीर्ष पर रखना निश्चित रूप से समझ में आता है। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप वह लेआउट देख सकते हैं जो इस व्यावसायिक वेबसाइट में हो सकता है, और फिर आप यहाँ टेक्स्ट भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम आपको उन संभावित साझेदारों की पहचान करने में मदद करते हैं जो आपके व्यावसायिक लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाते हैं। तो यह सब आपके द्वारा दिए गए AI टूल के अनुरूप है, इसलिए पाठ और सामग्री के लिए विचार बनाने के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। और अच्छी बात यह है कि आप AI द्वारा आपके लिए बनाए गए विभिन्न टेम्पलेट्स की जांच कर सकते हैं। तो अब हम पहले टेम्पलेट पर हैं, लेकिन फिर यदि आप यहाँ नीचे जाते हैं तो आप दूसरे पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर हमारे पास एक अलग लेआउट है जिसे हम इस व्यावसायिक वेबसाइट के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आप बस नीचे स्क्रॉल करें और देखें कि आपको कौन सा सबसे अधिक पसंद है। तीसरे पर क्लिक करके हमारे पास तीसरा भी है। आप देख सकते हैं ये भी एक ऐसा डिज़ाइन होगा जो काम करेगा। यदि आपको यह पसंद है तो आप इसे रख सकते हैं, और फिर आप स्टाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं और विभिन्न रंगों को देख सकते हैं। तो बस अलग अलग रंग पैलेट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पास अपनी वेबसाइट के समग्र डिज़ाइन को जल्दी से बदलने के लिए अलग अलग विकल्प हैं। अब आप यहाँ पेज पर क्लिक करके पेज भी जोड़ सकते हैं। आप एक ब्लॉग पेज, पोर्टफोलियो पेज, एक स्टोर या एक अपॉइंटमेंट पेज जोड़ सकते हैं जहां लोग आपके व्यवसाय के साथ कॉल शेड्यूल करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार AI संपादक काम करता है, लेकिन आपको केवल वही वेबसाइट लेने की ज़रूरत नहीं है जो वे आपको देते हैं। आप फिर से क्रिएट पर भी क्लिक कर सकते हैं, और फिर AI आपके लिए एक नया लेआउट बनाने का फिर से प्रयास करेगा। एक बार जब आपको एक लेआउट पसंद आ जाए तब भी आप शायद कुछ बदलाव करना चाहेंगे। जाहिर है आप यहाँ शीर्ष पर संपादन पर क्लिक कर सकते हैं, है ना? और फिर ये आपको होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर ले जाएगा जहां आप ड्रैग और ड्रॉप करके तत्व जोड़कर, सामान हटाकर, टेक्स्ट बदलकर आदि सब कुछ अनुकूलित कर सकते हैं। मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि इस संपादक का उपयोग कैसे करें, लेकिन हम वास्तव में एक टेम्पलेट से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि वेबसाइट बनाने के लिए एक टेम्पलेट कैसे चुनें। इसलिए मैं यहां ऊपर बाईं ओर इस छोटे से बैक एरो पर क्लिक करने जा रहा हूं और ट्राई AI बिल्डर या चेंज टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा, जो हमें उन विकल्पों पर वापस ले जाएगा जहां हम एक टेम्पलेट चुन सकते हैं या AI बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं। तो यह एक टेम्पलेट के साथ शुरू होने वाली वेबसाइट बनाने का शुरुआती बिंदु होने जा रहा है। तो जिस प्रकार की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं उसके लिए एक बढ़िया टेम्पलेट ढूंढने का सबसे आसान तरीका यहाँ शीर्ष पर इन श्रेणियों को देखना है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रेस्तरां के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप बस रेस्तरां श्रेणी पर क्लिक कर सकते हैं और फिर वे सभी टेम्पलेट देख सकते हैं जो एक रेस्तरां वेबसाइट बनाने के लिए पहले से बनाए गए थे। यदि आप इनमें से किसी एक टेम्पलेट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पूर्वावलोकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप इस वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। आप इस टेम्पलेट के विभिन्न पृष्ठों को देखने के लिए यहाँ दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, और आप यह भी देख सकते हैं कि यह टैबलेट या मोबाइल फ़ोन पर कैसा दिखता है। अब एक टेम्पलेट चुनकर आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई डिज़ाइन विकल्प या विशिष्ट सुविधाओं के विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं। यह आपको कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और रंगों और छवियों के साथ एक बुनियादी लेआउट देगा, जिसके बारे में आप बाद में संपादक में सब कुछ बदल सकते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। इसीलिए चिंता न करें, यदि आपको अपनी वेबसाइट शुरू करने के लिए सही टेम्पलेट नहीं मिल रहा है तो बस वह चुनें जो आपको पसंद हो और आपको लगता है कि काम कर सकता है, और फिर हम वहाँ से चलेंगे। मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में सब कुछ कैसे बदल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं एक के साथ जा रहा हूं। मैं सेवा श्रेणी पर क्लिक करने जा रहा हूं और मैं प्रेस्टन टेम्पलेट के साथ जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह बहुत आधुनिक और साफ दिखता है और हम इसका उपयोग लगभग किसी भी प्रकार की वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। इसलिए मैं यहां सेलेक्ट टेम्पलेट पर क्लिक करने जा रहा हूं और फिर मैं टेम्पलेट बदलने की पुष्टि करने जा रहा हूं, और फिर ये हमें होस्टिंग या संपादक पर वापस ले जाएगा। तो यहीं पर हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाईं ओर हमारी वेबसाइट के विभिन्न तत्वों को अनुकूलित करने के लिए एक मेनू है, और पूरे वीडियो में मैं उनमें से प्रत्येक को कवर करने जा रहा हूं। और फिर नीचे हमारे पास वेबसाइट सेटिंग्स भी हैं जिन पर हम इस ट्यूटोरियल में भी चर्चा करेंगे, और फिर शीर्ष पर हम डेस्कटॉप दृश्य से, जिस पर हम अभी हैं, मोबाइल दृश्य पर स्विच कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वेबसाइट मोबाइल फ़ोन पर कैसी दिखती है। और बाद में हम अपनी वेबसाइट को छोटे स्क्रीन आकारों के लिए भी अनुकूलित करने के लिए इस दृश्य पर जा रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पहले से ही उस डोमेन पर है जिसे हमने पहले पंजीकृत किया है, और फिर हमारे पास सुरक्षित बटन, पूर्वावलोकन बटन है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि वेबसाइट कैसी दिखती है, और आप विभिन्न पृष्ठों पर क्लिक करके यह भी देख सकते हैं कि वे कैसे दिखते हैं। जब मैं संपादक के पास वापस जाता हूं तो यहां वापस आने के लिए बस संपादक पर वापस क्लिक करें।
लाइव होने पर हम बाद में क्लिक करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट का काम पूरा कर लेंगे। तो यह मूलतः संपादक के लिए है। आइए वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करें। इसलिए इस वेबसाइट बिल्डर पर अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना वास्तव में काफ़ी आसान है, ये काफ़ी सहज है। तो आपकी वेबसाइट पर मौजूद प्रत्येक तत्व के लिए उन पर होवर करके आप एक नीली रूपरेखा देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह वह तत्व है जो आपकी वेबसाइट पर है। यदि आप इस तत्व को अनुकूलित करना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आप बस इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप इन विकल्पों को यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं। तो हम पाठ को संपादित कर सकते हैं, हम इस तत्व की नकल कर सकते हैं, हम इसे छिपा सकते हैं या विभिन्न स्क्रीन आकारों पर दिखा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम इसे हटा सकते हैं। और फिर जब हम 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ और विकल्प भी होते हैं। तो मान लीजिए कि आप केवल टेक्स्ट बदलना चाहते हैं, तो हम बस डबल क्लिक कर सकते हैं जो सीधे संपादन टेक्स्ट विकल्प में जाएगा, या आप बस उस पर क्लिक कर सकते हैं, संपादन टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इस विकल्प पर भी पहुंच जाते हैं। तो आइए इस पहली पंक्ति के लिए कहें, हम बस यह कहने जा रहे हैं, हम आपकी मदद करते हैं, और फिर बाद में हम बिक्री बढ़ाने या ऐसा ही कुछ कहने जा रहे हैं। और फिर यहाँ हम साइज भी बदल सकते हैं। तो अभी शीर्षक का आकार, ये शीर्षक 4 है। हम फॉन्ट भी बदल सकते हैं जिसकी मैं अनुशंसा नहीं करूंगा क्योंकि हम बाद में पूरी वेबसाइट का फॉन्ट बदल सकते हैं। फिर यहाँ हम फॉन्ट का आकार बदल सकते हैं ताकि हम इसे छोटा कर सकें, हम इसे बड़ा बना सकते हैं, हम इसे बोल्ड, इटैलिक, रेखांकित इत्यादि बना सकते हैं, और हम यहाँ लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस टेक्स्ट को भी बदल देते हैं। मैं आमतौर पर डबल क्लिक करता हूँ और फिर मान लेता हूँ कि बिक्री बढ़ गई है। और अब यहाँ मैंने देखा कि यह बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बस इसे हाईलाइट करने जा रहा हूं और फिर फॉन्ट आकार बदलूंगा। तो मान लीजिए 100 या मान लीजिए 80। तो फिर मान लीजिए कि हम भी यहां इस छवि को बदलना चाहते हैं। हम बस इस छवि तत्व पर क्लिक करते हैं, फिर हम यहां शीर्ष पर विकल्प देख सकते हैं, चेंज इमेज पर क्लिक करें और फिर हम रिप्लेस इमेज पर क्लिक कर सकते हैं और आप बस अपने कंप्यूटर पर कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। या यदि आप होस्टिंगर की स्टॉक छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप निःशुल्क छवियों पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं बस व्यवसाय जैसा कुछ टाइप करने जा रहा हूं और फिर आइए यहाँ इस छवि को चुनें, ऐड टू पेज पर क्लिक करें और फिर हम देख सकते हैं कि छवि बदल दी गई है। और फिर आपके पेज पर तत्वों को ले जाना भी बहुत सरल है। आप बस उस तत्व को क्लिक करें और खींचें जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं और फिर आप उसे अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। अब यहाँ आप इन नीली रेखाओं को देख सकते हैं। ये एक प्रकार के दिशा निर्देश हैं जो आपको तत्वों को सही ढंग से संरेखित करने में मदद करेंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मान लीजिए कि हम इस तत्व को यहाँ ले जाना चाहते हैं और फिर मान लें कि हम इसे शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं, और आप यह सुनिश्चित करने के लिए इन नीली रेखाओं के स्नैप्स देख सकते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से संरेखित है। अब आप यहाँ संपूर्ण अनुभाग पर क्लिक करके पृष्ठभूमि में इन स्नैप ग्रिड लाइनों को भी बदल सकते हैं, और फिर आप इन एडिट सेक्शन गियर आइकन पर क्लिक करें और लेआउट पर क्लिक करें। फिर यहाँ आप पंक्ति की ऊंचाई को बदल सकते हैं, उदाहरण के लिए, या पंक्ति के अंतराल को केवल ग्रिड लाइनों को बदलने के लिए, और सब कुछ एक साथ थोड़ा करीब रखने में सक्षम हो सकते हैं या सब कुछ थोड़ा और दूर रख सकते हैं। इसलिए मैं आमतौर पर सब कुछ वैसे ही छोड़ देता हूं जैसा वह है, क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यदि आप अपने पृष्ठ पर कोई तत्व हटाना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक करें, फिर ट्रैश आइकन पर क्लिक करें और फिर तत्व आपके पृष्ठ से गायब हो जाता है। अब यदि आप पृष्ठ पर कोई नया तत्व जोड़ना चाहते हैं तो आप बस यहाँ आ सकते हैं और तत्व जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं। तब हम विभिन्न प्रकार के तत्व देख सकते हैं। हम कुछ पाठ, एक बटन, एक छवि, एक वीडियो इत्यादि जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप पेज पर एक बटन जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ सिर्फ बटन एलिमेंट पर क्लिक करते हैं, फिर बटन तत्व कैनवास में दिखाई देगा। फिर हम इसे जहाँ चाहें वहाँ खींच और छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसे यहीं रखना चाहते हैं, और फिर हम संपादन बटन पर भी क्लिक करना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह बटन कहीं चला जाए। तो हम अपनी वेबसाइट के किसी पेज के लिंक को बदल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम उन्हें संपर्क पृष्ठ पर भेज देंगे, और फिर हम शैली को भी देख सकते हैं और फिर बदल सकते हैं। मान लें कि यहाँ टेक्स्ट का आकार या रंग जो भी आप चाहें। तो अब आप ठीक से समझ गए हैं कि अपने पेज पर विभिन्न तत्वों को कैसे जोड़ें, हटाएं और संपादित करें। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि एक पृष्ठ कैसे संरचित है। तो एक पृष्ठ की संरचना मूल रूप से विभिन्न अनुभागों से बनी होती है। तो पहला खंड मूल रूप से हेडर है, जिसे आप यहाँ शीर्ष पर देख सकते हैं। यह हर एक पेज पर होगा ताकि आपके विजिटर आपकी वेबसाइट पर आसानी से नेविगेट कर सकें। मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगा कि इस हेडर को कैसे संपादित किया जाए। और फिर हेडर के बाद हमारे पास सामग्री अनुभाग हैं, जिन्हें आप यहाँ नीले रंग में उल्लिखित देख सकते हैं।
और आप यहाँ भी देख सकते हैं ये अनुभाग कहता है। इसलिए प्रत्येक अनुभाग के भीतर हम तत्व जोड़ सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छानुसार संपादित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक अनुभाग के भीतर होना चाहिए। और फिर जब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम अगला भाग देख सकते हैं, फिर यहाँ हम तीसरा देख सकते हैं और आप प्रत्येक अनुभाग के प्रत्येक तत्व को संपादित कर सकते हैं। अब यदि आप एक नया अनुभाग जोड़ना चाहते हैं तो आप मौजूदा अनुभाग पर होवर कर सकते हैं और फिर आप अनुभाग जोड़ें बटन देख सकते हैं। आप बस यहाँ क्लिक कर सकते हैं और फिर आपके पास कुछ अलग विकल्प हैं। आप या तो यहाँ क्लिक करके एक रिक्त अनुभाग जोड़ सकते हैं या आप होस्टिंगर द्वारा प्रदान किया गया एक पूर्व निर्मित अनुभाग जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि आप एक गैलरी अनुभाग जोड़ना चाहते हैं। हम बस विभिन्न गैलरी अनुभाग तत्वों पर क्लिक करते हैं और फिर हम बस उस एक पर क्लिक कर सकते हैं जो हमें पसंद है और उस पर क्लिक करते ही वह इस पेज में सम्मिलित हो जाएगा। और यदि आप इसे स्थानांतरित करना चाहते हैं तो हम यहाँ शीर्ष पर मेनू आइटम देख सकते हैं। हम इसे नीचे ले जा सकते हैं, हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं और यदि आप चाहें तो हम अनुभाग की नकल भी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से हम केवल ट्रैश आइकन पर क्लिक करके किसी भी अनुभाग को हटा भी सकते हैं। और फिर जब हम इस पृष्ठ के नीचे तक स्क्रॉल करते हैं तो हमें पाद लेख अनुभाग ढूंढना चाहिए। तो यह भी हेडर की तरह ही एक विशेष सेक्शन है जो आमतौर पर आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पर दिखाई देता है। आप यहाँ अपना लोगो, कुछ सोशल मीडिया लिंक, अन्य महत्वपूर्ण लिंक, सामग्री जानकारी इत्यादि रख सकते हैं और आपको इसे अपनी वेबसाइट के किसी भी पृष्ठ पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ इस छुपाएं आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर आप इस अनुभाग को अपने इच्छित किसी भी पृष्ठ पर छिपा सकते हैं। अब इससे पहले कि आप आगे बढ़ें और अपने पेज पर सामग्री को अनुकूलित करें, मैं आपको यहाँ बाईं ओर वेबसाइट शैलियों में जाने की अत्यधिक सलाह दूंगा। ये वह जगह है जहां आप अपनी वेबसाइट की समग्र शैली बदल सकते हैं, जैसे रंग, फॉन्ट, बटन शैली और बुनियादी एनिमेशन भी, जिसका मतलब है कि जब कोई अलग अलग लिंक पर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट कैसे लोड होगी। तो आपके पास यहाँ फेड विकल्प हो सकता है, आपके पास स्लाइड विकल्प या स्केल विकल्प या कोई एनिमेशन नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं स्लाइड विकल्प पर कायम हूँ, लेकिन कुछ भी बदलने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप वेबसाइट शैलियों में जाएं। इसका कारण मूल रूप से कोई भी समायोजन करने से पहले अपना फॉन्ट चुनना है, क्योंकि जब आप यहाँ विभिन्न फॉन्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कभी कभी फॉर्मेटिंग संबंधी कुछ समस्याएं आने वाली हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बटन टेक्स्ट के ऊपर है क्योंकि अब टेक्स्ट का आकार बड़ा है क्योंकि हमने फॉन्ट को इससे इसमें बदल दिया है। इसलिए आप कुछ भी बदलने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि फॉन्ट का चयन कर लिया जाए। इसलिए आपको फॉन्ट बदलने के बाद दोबारा वापस जाने और सभी तत्वों को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह कुछ ऐसा है जो आपका कुछ समय बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब देखें कि अपनी वेबसाइट से अपने पेजों को कैसे प्रबंधित करें। तो आइए यहाँ बाईं ओर पेज और नेविगेशन पर जाएं और इससे नेविगेशन मेनू खुल जाएगा। तो यहाँ हम मुख्य नेविगेशन देख सकते हैं। ये वही है जो आपकी वेबसाइट के हेडर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर आसानी से नेविगेट कर सकें। सबसे पहले जब आप किसी अन्य पेज को बदलना या समायोजित करना या संपादित करना चाहते हैं तो आप यहाँ पेज पर क्लिक कर सकते हैं और फिर पेज संपादक आपके द्वारा चुने गए पेज में बदल जाएगा और आप यहाँ कोई भी तत्व बदल सकते हैं। अब यदि आप शीर्ष नेविगेशन मेनू में पृष्ठों को पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप बस उन्हें क्लिक करके खींच सकते हैं जिस स्थिति में आप उन्हें रखना चाहते हैं। और विशेष रूप से इसके लिए प्रोजेक्ट लिंक, आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में एक पेज ही नहीं है, ये एक प्रकार का ड्रॉप डाउन मेनू है जो आपके हेडर नेविगेशन मेनू में आपके पृष्ठों को क्रमबद्ध करने के लिए एक अच्छी सुविधा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप बस इस प्रोजेक्ट लिंक पर क्लिक या होवर कर सकते हैं, फिर आप यहाँ विभिन्न पेज देख सकते हैं। तो यह आपके विभिन्न पेजों को व्यवस्थित करने का एक शानदार तरीका है। अब यदि आप एक नया ड्रॉप डाउन मेनू जोड़ना चाहते हैं तो आप बस यहाँ नया ड्रॉप डाउन जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप मूल रूप से गियर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इसका नाम बदल सकते हैं, मान लीजिए कि यह सोशल मीडिया है और एंटर दबाएं और फिर हम इस सोशल मीडिया ड्रॉप डाउन मेनू के अंतर्गत किसी भी पेज को खींच सकते हैं और फिर हम यहाँ देख सकते हैं इस ड्रॉप डाउन मेनू के अंतर्गत हमारे पास एक पेज है। यदि आप बाहरी लिंक जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ लिंक जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप कोई भी URL टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आप हमारा YouTube चैनल जोड़ना चाहते हैं। हम बस अपना YouTube लिंक जोड़ सकते हैं और फिर हम इसे YouTube नाम दे सकते हैं। सेव पर क्लिक करें और फिर हमारे पास यह लिंक यहाँ है और जब लोग इस पर क्लिक करते हैं तो वे हमारे द्वारा टाइप किए गए किसी भी URL पर पहुँच जाएंगे। यदि आप विशिष्ट पृष्ठों को छिपाना चाहते हैं या आप उन्हें नेविगेशन मेनू में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ से छिपाने के लिए खींच सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे नेविगेशन मेनू है और फिर पेज अभी भी मौजूद रहेगा। तो ये अभी भी इससे लिंक हो सकता है लेकिन पेज आपके हेडर में मुख्य नेविगेशन में नहीं होगा।
अब अपनी वेबसाइट पर एक बिल्कुल नया पेज बनाने के लिए आप बस यहाँ नीचे आएं और ऐड पेज पर क्लिक करें और फिर जैसा कि हमारे पास अनुभाग के साथ था, हमारे पास कुछ पूर्व निर्मित लेआउट हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक गोपनीयता नीति पृष्ठ जोड़ना चाहते हैं। हम इस टेम्पलेट का उपयोग यहाँ या किसी प्रोजेक्ट पेज के लिए कर सकते हैं। हम इसे यहाँ उपयोग कर सकते हैं या आप बस नए खाली पेज पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर एक पूरी तरह से नए खाली पेज से शुरू कर सकते हैं। अब आप इस पेज को यहाँ नाम दे सकते हैं। तो मान लें कि यह प्रशंसा पत्र है और फिर मान लें कि सहेजें। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पूरी तरह से खाली पृष्ठ है, इसलिए हमारे पास केवल शीर्ष लेख और पाद लेख है। और यदि आप कोई अनुभाग जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ अनुभाग जोड़ें पर क्लिक करते हैं और फिर हम कोई भी अनुभाग जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम केवल एक संक्षिप्त विवरण अनुभाग जोड़ते हैं। आइए इसे यहाँ जोड़ें और फिर यह इसे पेज में दर्ज कर देगा और हम कुछ भी बदल सकते हैं हालांकि हम चाहते हैं। अब अपने हेडर का डिज़ाइन और लेआउट बदलने के लिए आप बस उस पर क्लिक करें और फिर आप यहाँ विकल्प देख सकते हैं। इसलिए जब हम संपादन नेविगेशन पर क्लिक करते हैं तो यह बस उन पेजों और नेविगेशन को खोल देगा जिन पर हम पहले ही जा चुके हैं और फिर हमने लोगो बदल दिया है। तो आइए यहाँ अपलोड फाइलों पर क्लिक करके लोगो को जल्दी से अपने अनुसार बदलें और फिर आइए लोगो पर जाएं और मैं इस मेडिक्स मीडिया लोगो चयन का उपयोग करने जा रहा हूँ। और अब यहाँ हमारा लोगो है। हम इस तरह इसे थोड़ा बड़ा करने के लिए चौड़ाई भी बदल सकते हैं, वह ठीक लग रहा है। फिर हम यहाँ लेआउट पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर मेनू स्थिति बदल सकते हैं। तो फिलहाल यह दाहिनी ओर है, हम इसे मध्य या बाईं ओर भी बदल सकते हैं। यदि आपके पास यहाँ लोगो नहीं है तो मैं इसे यहीं दाईं ओर छोड़ रहा हूँ। यदि आप चाहें तो हम सभी प्रकार के विभिन्न विकल्पों में रिक्ति भी बदल सकते हैं। फिर शैली, आप रंग बदल सकते हैं, आप इसे एक पारदर्शी हेडर बना सकते हैं। बस इस मेनू के माध्यम से स्वयं जाएं और जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा लगता है उसके साथ प्रयोग करें। फिर यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने पाद लेख को संपादित करना न भूलें, जो फिर से बिल्कुल नीचे है। इसलिए उदाहरण के लिए मैं इस लोगो को भी अपने लोगो में बदल दूंगा। अब हमें वास्तव में लोगो के एक विस्तृत संस्करण की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं और फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि यह वास्तव में फिट नहीं बैठता है। तो मुझे इसे इस तरह खींचना होगा और फिर आप संपर्क विवरण, अपना पता, सोशल मीडिया आइकन बदल सकते हैं। और फिर यदि आप फिर से इस पाद लेख को विशिष्ट पृष्ठों पर प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं तो चलिए कहते हैं आइए अबाउट पेज पर चलते हैं और फिर मान लें कि हम अबाउट पेज पर पाद लेख नहीं रखना चाहते। हम यहाँ केवल हाइड बटन पर क्लिक कर सकते हैं, इस पेज पर हाइड पर क्लिक कर सकते हैं और फिर संपर्क पृष्ठ पर पाद लेख नहीं दिखाया जाएगा। अब एक बार जब आप डेस्कटॉप दृश्य पर अपने पृष्ठ का संपादन कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से यहीं क्लिक करके मोबाइल दृश्य पर भी जाना चाहेंगे और फिर अपने पृष्ठ को मोबाइल के लिए भी अनुकूलित करना चाहेंगे। तो यहाँ सब कुछ पहले से ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने टेम्पलेट से बहुत अधिक बदलाव नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर आपको कुछ गलत संरेखित तत्व मिलेंगे और फिर आप बस यहाँ आ सकते हैं और उन्हें जिस भी स्थिति में आप चाहते हैं वहाँ खींच सकते हैं। होना सुनिश्चित करें कि सब कुछ अच्छा लगे। सुनिश्चित करें कि यहाँ सब कुछ स्क्रीन कैनवास के अंदर है और उदाहरण के लिए यहाँ मैं देख सकता हूँ कि लोगो बहुत छोटा है। इसे थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं बस हेडर पर क्लिक करूंगा, लोगो बदलूंगा, चौड़ाई बदलूंगा। और यहाँ अच्छी बात यह है कि हम डेस्कटॉप पर या क्षमा करें मोबाइल व्यू पर जो कुछ भी बदलते हैं वह डेस्कटॉप व्यू को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए जब हम डेस्कटॉप दृश्य पर जाते हैं तो लोगो का आकार अभी भी वही होता है और सभी तत्व बिल्कुल उसी स्थिति में होते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप पहले अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप पर संपादित करें और फिर मोबाइल पर जाएं। एक बार जब आप डेस्कटॉप पर काम पूरा कर लें और मोबाइल के लिए भी सब कुछ अनुकूलित कर लें, अब आप ब्लॉग बनाने के लिए होस्टिंग या वेबसाइट बिल्डर का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको बस बाईं ओर के मेनू पर जाना है, ब्लॉग पर क्लिक करना है और फिर स्टार्ट ए ब्लॉग पर क्लिक करना है और ये आपकी वेबसाइट पर एक नया ब्लॉग पेज जोड़ देगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास प्लेस होल्डर सामग्री के रूप में पहले से ही 4 अलग अलग ब्लॉग पोस्ट हैं। लेकिन यदि आप एक नया ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ नीचे दिए गए नए पोस्ट जोड़ें पर क्लिक करना होगा और इससे एक नई पोस्ट खुल जाएगी और इस ब्लॉग पोस्ट को एडिट करना भी बहुत आसान है। तो शीर्षक के लिए हम बस इस शीर्षक अनुभाग पर क्लिक करते हैं और फिर पोस्ट शीर्षक बदलें पर क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए मैंने तुरंत चैट जीपीटी से पूछा, जो एक त्वरित ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए एक एआई उपकरण है। तो ये यहाँ शीर्षक है, मैं बस इसे यहाँ चिपकाने जा रहा हूँ और फिर मेरे पास यहाँ नीचे एक त्वरित विवरण भी है, मैं बस उसे विवरण बॉक्स में पेस्ट करने जा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पोस्ट यूआरएल लेखक को भी बदल सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह मेरे द्वारा है, साइमन, और फिर हम पोस्ट की तारीख भी बदल सकते हैं या पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं यदि हम तुरंत इसके साथ लाइव नहीं होना चाहते हैं। तो चलिए सेव पर क्लिक करें और फिर ब्लॉग पोस्ट की वास्तविक सामग्री के लिए हम मूल रूप से उसे यहाँ पेस्ट करने के लिए नीचे इस टेक्स्ट फील्ड का उपयोग कर सकते हैं।
और फिर आपको संभवतः कुछ फॉर्मेटिंग करनी होगी। इसलिए मुझे जो करना पसंद है वह यह है कि इसे पढ़ने में आसान बनाने के लिए इसे थोड़ा छोटा करें और इस पाठ का रंग भी बदलें। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं। हम इसे बनाने जा रहे हैं। आइए इसे केवल काला बनाते हैं और फिर इसे भी बदलते हैं। मान लीजिए कि हम इसे एक पैराग्राफ बनाते हैं और कुछ अन्य समायोजन भी करते हैं। तो संभवतः मैं ब्लॉग पोस्ट सामग्री को इसी प्रकार प्रारूपित करूंगा। अब जब हम किसी ब्लॉग पर वापस जाते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यह नया ब्लॉग पोस्ट है और मैं बस इस ब्लॉग को एक टेम्पलेट के रूप में डुप्लिकेट करूंगा। तो फिर भविष्य में मैं इसे अपने अन्य ब्लॉग पोस्ट के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर सकता हूं। इसलिए मुझे हर बार हमेशा ब्लॉग पोस्ट पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्लॉग पोस्ट पेज पर तत्व भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप तत्व जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं, फिर एक बटन जोड़ सकते हैं, वीडियो जोड़ सकते हैं, गैलरी जोड़ सकते हैं, जो भी आप अपनी पोस्ट के लिए चाहते हैं। हम ब्लॉग पर वापस जाकर और फिर नीचे गियर आइकन पर क्लिक करके अपने ब्लॉग पोस्ट को श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं और फिर हम यहाँ एक नई श्रेणी जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम ब्लॉगिंग श्रेणी जोड़ने जा रहे हैं और अब प्रत्येक ब्लॉग पोस्ट के लिए हम मूल रूप से 3 बिंदुओं पर जा सकते हैं, गियर आइकन पर जा सकते हैं और फिर हम श्रेणियों पर क्लिक कर सकते हैं और इस ब्लॉग पोस्ट को हमारे द्वारा बनाई गई श्रेणियों में जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह ब्लॉगिंग श्रेणी से संबंधित है, सेव पर क्लिक करें और फिर हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यह ब्लॉगिंग श्रेणी में है। आपके पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर बनाने की भी संभावना है, जहां आप उत्पाद बेच सकते हैं और सीधे अपनी वेबसाइट पर भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। तो अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहां आएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और फिर ऐड स्टोर पर क्लिक करें और यह हमारी वेबसाइट पर एक स्टोर पेज जोड़ देगा। अब अपने स्टोर की स्थापना पूरी करने के लिए हम ऑनलाइन स्टोर पर जाना चाहते हैं और फिर यहाँ सबसे नीचे प्रबंधित स्टोर पर क्लिक करना चाहते हैं। फिर हम अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यह सिर्फ मेडिक्स मीडिया स्टोर है। जारी रखें पर क्लिक करें। फिर यहाँ अपने स्टोर का देश और वह मुद्रा सेट करें जिसमें आप उत्पाद बेचना चाहते हैं। फिर जारी रखें पर क्लिक करें और ये हमें हमारे ऑनलाइन स्टोर डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां हम अपने स्वयं के उत्पाद जोड़कर शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। फिर हमारे पास कुछ अलग प्रकार के उत्पाद हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं, जैसे हम भौतिक उत्पाद, सेवाएं, डिजिटल डाउनलोड उत्पाद, जो भी आपको चाहिए बेच सकते हैं। मैं यहाँ केवल भौतिक पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर मैं एक उदाहरण उत्पाद की एक छवि अपलोड करने जा रहा हूँ जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। तो आइए यहाँ बस इसे चुनें। फिर हम उत्पाद को एक नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये ईयरबड्स प्रो 7 एक उपशीर्षक, एक रिबन और फिर उत्पाद के लिए एक विवरण भी जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ हम कीमत निर्धारित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह $69 है और हम छूट मूल्य भी निर्धारित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह बिक्री पर है और अब यह $59 है और हम मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे यहीं सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास स्टॉक में एक 100 हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपने स्टॉक को अपडेट करते रहें, अन्यथा यह बस यही कहेगा कि यह बिक गया है और लोग अब इसे नहीं खरीद सकते। और यदि आप चाहें तो हम विकल्प भी जोड़ सकते हैं या श्रेणियां भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए सेव पर क्लिक करें और फिर यहाँ उत्पादों के अंतर्गत हम वह उत्पाद देख सकते हैं जिसे हमने अभी जोड़ा है और हम उन सभी अन्य उत्पादों को भी हटा सकते हैं जिन्हें हम वास्तव में नहीं बेच रहे हैं। हम सिर्फ 3 बिंदुओं पर जा रहे हैं और फिर डिलीट पर क्लिक कर रहे हैं और फिर हम श्रेणियों में भी जा सकते हैं। तो हम एक श्रेणी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक ईयरबड श्रेणी जोड़ने जा रहे हैं। सेव पर क्लिक करें या वास्तव में उत्पाद को पहले से ही असाइन करें। तो यह उत्पाद ईयरबड्स श्रेणी का होगा। तो फिर सेव पर क्लिक करें। एक बार जब आपके स्टोर पर बिक्री हो जाती है तो आप बस यहाँ ऑर्डर पर जा सकते हैं और फिर आपको ऑर्डर यहीं दिखाई देगा। आप यहाँ अपनी नियुक्तियां भी देख सकते हैं। यदि आप अपनी साइट पर अपॉइंटमेंट सेट करने में सक्षम हैं और फिर आप अपने दर्शकों को भेजने के लिए डिस्काउंट पर क्लिक कर सकते हैं और डिस्काउंट कोड जोड़ सकते हैं ताकि उन्हें आपके स्टोर पर उत्पाद खरीदने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सके। अब यहाँ बाईं ओर स्टोर सेटिंग्स पर भी चलते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपना स्टोर स्थापित करने के लिए इनमें से प्रत्येक मेनू से गुजरना चाहेंगे। इसलिए स्टोर विवरण के लिए बस ये सुनिश्चित कर लें कि मुद्रा और माप इकाइयाँ सही हैं। फिर कंपनी की जानकारी के लिए आप अपनी कंपनी की जानकारी दर्ज करना चाहेंगे क्योंकि वह चालान पर प्रदर्शित होगी। और फिर भुगतान के लिए आप एक भुगतान प्रदाता जोड़ना सुनिश्चित करना चाहेंगे, अन्यथा लोग चेकआउट नहीं कर पाएंगे और आप कोई बिक्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ स्ट्राइप विकल्प जोड़ूंगा। बस कनेक्ट पर क्लिक करें, अपना स्ट्राइप खाता बनाएं या यदि आपके पास पहले से ही एक स्ट्राइप खाता है तो उसे कनेक्ट करें। और फिर हम शिपिंग के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो यहाँ वह जगह है जहाँ हम शिपिंग दरों को परिभाषित कर सकते हैं जो हम अपने ग्राहकों को उत्पाद भेजने के लिए चार्ज करने जा रहे हैं। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट शिपिंग दर $0 निर्धारित की गई है। यदि आप चाहें तो हम उस पर क्लिक करके उसे समायोजित कर सकते हैं।
और फिर हम यहाँ दर बदल सकते हैं। तो हम एडिट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर मान लें कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित शिपिंग के लिए 9 का शुल्क लेना चाहते हैं। अब हम यहाँ वापस भी जा सकते हैं और फिर यदि आप अन्य देशों में भी जहाज़ भेजना चाहते हैं तो अन्य क्षेत्र जोड़ सकते हैं। तो चलिए क्रिएट जोन पर क्लिक करें। तो फिर मान लीजिए कि हम कनाडा के लिए जहाज़ भेजने जा रहे हैं और फिर देश को यहाँ जोड़ देंगे। हम यहीं कनाडा की तलाश करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ ऐड विकल्प पर क्लिक करके कनाडा शिपिंग जोन में शिपिंग दर जोड़ सकते हैं और फिर मान लें कि यह भी मानक शिपिंग है। मान लीजिए कि कनाडा के लिए ऐड पर क्लिक करना $, होगा और अब हमारे पास $, पर मानक शिपिंग है। यदि आप विकल्पों में मुफ्त शिपिंग जोड़ना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप नियमित शिपिंग को भी हटा दें। इसलिए मैं यहाँ डिलीट पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर शिपिंग पर वापस जाऊँगा और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए एक शिपिंग क्षेत्र या शिपिंग मूल्य है और आप जितने चाहें उतने शिपिंग जोन और जितनी चाहें उतनी शिपिंग दरें बना सकते हैं। अब स्टोर सेटिंग्स पर वापस जाएं और फिर चेकआउट पर क्लिक करें। यहां आप चेकआउट पृष्ठ के लिए कुछ विकल्प बदल सकते हैं, नियम और शर्तें, निजी नीति, फोन नंबर की आवश्यकता आदि जोड़ सकते हैं। फिर आप यहां उन ईमेलों को भी देख सकते हैं जो ऑर्डर करने के बाद ग्राहक को सीधे भेजे जाएंगे, जैसे ऑर्डर पुष्टिकरण, शिपिंग पुष्टिकरण इत्यादि। और आप यहां पूर्वावलोकन देख सकते हैं और उन्हें संपादित भी कर सकते हैं। फिर करों के लिए आप कर दरें निर्धारित कर सकते हैं। आप कहां स्थित हैं और वे कहां स्थित हैं, इसके आधार पर आपको अपने ग्राहकों से शुल्क लेना होगा। आप उसे यहां जोड़ सकते हैं और फिर चालान भी। इनवॉइस पर क्लिक करके आप इनवॉइस लोगो बदल सकते हैं। आप शीर्षक वगैरह बदल सकते हैं। इसलिए जब हम यहां ऊपर बाईं ओर इस बटन पर क्लिक करके संपादक के पास वापस जाते हैं तो यह हमें संपादक के पास वापस ले जाएगा। और अब जब भी आप इस ऑनलाइन स्टोर डैशबोर्ड पर वापस जाना चाहें तो आप बस यहाँ शीर्ष पर मौजूद ऑनलाइन स्टोर बटन पर क्लिक करें जो अब उपलब्ध है। अब जब हमने अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लिया है तो बस उस पर क्लिक करें और यह आपको इस डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। अब मैं आपको AI उपकरण भी दिखाना चाहता हूं जो होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर आपको वेबसाइट बनाना आसान बनाने के लिए देता है। इसलिए जब हम यहां बाईं ओर AI टूल्स पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग टूल हैं, लोगो मेकर, AI राइटर और AI हीट मैप। आइए पहले लोगो निर्माता की जांच करें। यहाँ आप मूलतः AI से अपने लिए एक लोगो बनवा सकते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले अपनी होस्टिंग या अकाउंट का उपयोग करके दोबारा लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करने जा रहे हैं और फिर हमारे पास इस टूल तक पहुँच होगी। तो यह हमसे कुछ प्रश्न पूछेगा, जैसे कि हमारा ब्रांड नाम क्या है। मान लीजिए कि हमारे ब्रांड का नाम मेडिक्स मीडिया है। हम एक नारा भी जोड़ सकते हैं लेकिन यह वैकल्पिक है। और फिर हमारे पास ब्रांड उद्योग है। तो मान लीजिए कि हम अंदर हैं, मान लीजिए कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं और फिर स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करें और फिर AI टूल मुझे कुछ सुझाव देता है कि मेरा लोगो कैसा दिख सकता है। अब ये काफ़ी बुनियादी हैं लेकिन हम अभी भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो हम यहाँ डिस्क्राइब लोगो पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम AI को बता सकते हैं कि हम अपना लोगो कैसा दिखाना चाहते हैं। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, कृपया रॉकेट आइकन का उपयोग करें और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। और फिर हमारे पास मेरे विवरण के साथ कुछ और सुझाव हैं जो मैंने यहाँ दिए हैं, जो मैंने अनुरोध किया था। तो एक बार जब आपको कोई लोगो चाहिए तो आप बस यहाँ उस पर क्लिक करें और फिर आप कुछ अतिरिक्त बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ केवल चेंज आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आइकन में बदलाव कर सकते हैं। हम लेआउट बदल सकते हैं। तो शीर्ष पर छवि या आइकन, नीचे पाठ, और आप यहीं एक नारा भी जोड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो एक बार काम पूरा हो जाने पर बस निःशुल्क डाउनलोड पर क्लिक करें और तुम वहां जाओ। आपके पास AI द्वारा बनाया गया एक निःशुल्क लोगो है। एक अन्य उपयोगी AI उपकरण AI राइटर है। इसलिए जब आप AI राइटर पर क्लिक करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के लिए अलग अलग टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आइए स्वास्थ्य और जीवन विषय चुनें और फिर जिम श्रेणी चुनें। और मान लीजिए कि हम इसके बारे में अनुभाग के लिए एक पाठ की तलाश कर रहे हैं और फिर पाठ अंग्रेजी में होना चाहिए। आइए जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर हमारे पास कुछ अलग पाठ हैं जिनका उपयोग हम अपनी जिम वेबसाइट के बारे में अनुभाग के लिए कर सकते हैं। तो यह आम तौर पर कुछ विचार प्राप्त करने और फिर अपना खुद का ट्विस्ट जोड़ने के लिए है, जाहिर है, लेकिन यह वास्तव में आपकी वेबसाइट के लिए सामग्री बनाते समय अपना लेखन शुरू करने में आपकी मदद कर सकता है। और फिर अंतिम AI उपकरण AI हीट मैप है। इसलिए मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह कितना सही है, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि विजिटरों का ध्यान आपकी वेबसाइट पर किस प्रकार जाएगा। तो यह जितना गहरा और अधिक लाल होगा उतना ही अधिक ध्यान इस क्षेत्र पर जाएगा। तो आप उस जानकारी का उपयोग रूपांतरणों के लिए अपनी वेबसाइट को अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि लोग वास्तव में आपकी वेबसाइट पर बटन देखते हैं जो फनल में अगले पृष्ठ पर ले जाते हैं
और यह सुनिश्चित करके अपनी वेबसाइट के उपयोगकर्ता अनुभव को भी बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण तत्व वास्तव में आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों द्वारा देखे जाते हैं। अब खोज इंजनों के लिए अपनी वेबसाइट को अनुकूलित करने के लिए हम बाईं ओर के मेनू पर एनालिटिक्स पर जाना चाहते हैं और फिर आप यहां इन सभी मेनू आइटमों पर जाना चाहते हैं। तो यहां सामान्य सेटिंग्स के तहत आप एक फेविकॉन जोड़ सकते हैं। फेविकॉन बस एक छोटा लोगो है जो ब्राउजर के शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। तो यहीं हम होस्टिंग या फेविकॉन देख सकते हैं और आप हर चीज को ब्रांडेड बनाने के लिए बस अपने लोगो का एक वर्गाकार संस्करण जोड़ना चाहेंगे। आप एक पूर्वावलोकन छवि भी जोड़ सकते हैं जो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पेजों पर प्रदर्शित की जाएगी। जब कोई आपकी वेबसाइट साझा करता है तो आप चाहें तो एक कुकी बैनर रख सकते हैं और फिर आप यहां एनालिटिक्स में भी जाना चाहते हैं। असल में हम एसईओ में जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई विश्लेषण नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई विजिटर नहीं है। एसईओ के तहत हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इन संकेतों से गुजरें ताकि हम अपनी वेबसाइट को एसईओ के लिए अनुकूलित कर सकें। तो मान लीजिए कि हम इसे मेडिक्स मीडिया कंसल्टिंग का नाम देने जा रहे हैं और फिर अगले चरण पर क्लिक करें। फिर वेबसाइट की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, एक पृष्ठ विवरण। तो चलिए बस वर्णन कहते हैं। जाहिर है आप कुछ ऐसा जोड़ना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए उपयोगी हो। फिर आप अपनी वेबसाइट का विवरण बनाने के लिए चैट जीपीटी जैसी किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आपको इसे स्वयं लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने वास्तव में चैट जीपीटी से एक वेबसाइट के लिए एक त्वरित विवरण लिखने के लिए कहा है जो ब्लॉग व्यवसायों को उनके संबद्ध राजस्व को बढ़ाने में मदद करती है। बस इस विवरण को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें और फिर अगले चरण पर क्लिक करें। फिर हम वेबसाइट के लिए कुछ कीवर्ड जोड़ सकते हैं। तो ब्लॉग व्यवसाय संबद्ध राजस्व, यह अच्छा लगता है। आप ऑन ऑप्टिमाइज एफिलेट मार्केटिंग भी जोड़ सकते हैं, वह ठीक है। अगले चरण पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम इसका पूर्वावलोकन देख सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी। इसीलिए यदि आपको यह पसंद है तो आप बस फिनिश पर क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ एसईओ शीर्षक और यहाँ मेटा विवरण बदल सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप ऐसे कीवर्ड जोड़ें जिन्हें लोग वास्तव में खोज रहे हैं, इसलिए उनके पास वास्तव में आपकी वेबसाइट ढूंढने का मौका है ताकि आप मुफ्त में ग्राहक प्राप्त कर सकें। तो आइए फिनिश पर क्लिक करें। अब यदि आप अपनी वेबसाइट को विभिन्न भाषाओं में देखने की संभावना जोड़ना चाहते हैं तो आप यहां बाईं ओर भाषाओं पर क्लिक कर सकते हैं और फिर प्रारंभिक भाषा चुनें पर क्लिक कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट भाषा होगी। तो इस वेबसाइट के लिए मान लीजिए कि यह अंग्रेजी है। मैं यहाँ अंग्रेजी चुनने जा रहा हूँ और फिर हम और भाषाएं जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ शीर्ष पर भाषा जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम जर्मन भी जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ केवल जर्मन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर भाषा जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हम प्रत्येक भाषा में सही लोगो जोड़ने के लिए इस ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग कर सकते हैं। और अब वास्तव में अपनी वेबसाइट की सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप वह भाषा चुनें जिसमें आप संपर्क का अनुवाद करना चाहते हैं। इसलिए मेरे उदाहरण में यह जर्मन होगा और फिर हम कुछ भी बदल सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए हम पेज और नेविगेशन पर जा सकते हैं और फिर इन सभी लिंक को यहाँ बदल सकते हैं। तो गियर आइकन सेटिंग्स पर जाएं और फिर मैं प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट में बदलने जा रहा हूँ जो जर्मन है। सेव पर क्लिक करें, अन्यथा मैं यहाँ केवल टेक्स्ट बदल सकता हूँ। तो चलिए बताते हैं वायर हेल्फेन देयर, और फिर जब भी हम जर्मन में बदलेंगे तो यही प्रदर्शित होगा। हम वापस अंग्रेजी में बदल सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि यह अंग्रेजी है, ये भी अंग्रेजी है। लेकिन जब हम वापस जर्मन में बदलते हैं तो भाषा वास्तव में बदल जाती है। लेकिन सभी सामग्री को दूसरी भाषा में बदलना बहुत बड़ा काम है। लेकिन यदि आपके पास कई विजिटर हैं जो उस विशिष्ट भाषा के मूल निवासी हैं तो यह निश्चित रूप से आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो अब आप वह सब कुछ जान गए हैं जो आपको अपनी कस्टम वेबसाइट बनाने के लिए जानना आवश्यक है। एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इसे दुनिया के सामने प्रकाशित किया जाए। तो चलिए यहाँ ऊपर दाईं ओर गो लाइव पर क्लिक करें और फिर गो लाइव पर क्लिक करें। इससे अब हमारी वेबसाइट दुनिया भर के लिए उपलब्ध हो जाएगी और लोग वास्तव में वेबसाइट पर जाकर हमारी सामग्री देख सकेंगे। यहाँ आप बधाइयाँ देख सकते हैं और यह पहले से ही उस डोमेन से जुड़ा हुआ है जिसे हमने पंजीकृत किया है। तो हम बस आपकी साइट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह यहाँ खुल जाएगी और हम अपना डोमेन और सामग्री देख सकते हैं। हम वेबसाइट के विभिन्न पृष्ठों पर नेविगेट कर सकते हैं और परीक्षण कर सकते हैं कि सब कुछ काम करता है या नहीं। जब भी आप अपनी वेबसाइट को अपडेट करना चाहें तो बस अपना होस्टिंग या एडिटर खोलें और फिर सभी बदलाव करें और ऊपर दाईं ओर अपडेट वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर बदलाव भी लाइव होंगे। अब
आखिरी चीज़ जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाना चाहता हूं वह यह है कि अपना कस्टम ईमेल कैसे सेट करें। इसलिए उदाहरण के लिए हमने डोमेन medixmediademosite.com पंजीकृत किया है और मैं एक ईमेल बनाना चाहता हूं जो medixmediademosite.com पर जानकारी हो। इसलिए अपना ईमेल सेट करने के लिए हम यहां बैक एरो पर क्लिक करके होस्टिंग या डैशबोर्ड पर वापस जाना चाहते हैं और फिर सभी वेबसाइटों पर वापस जाकर लीव पर क्लिक करना चाहते हैं। फिर एक बार जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हम शीर्ष मेनू पर ईमेल पर क्लिक करना चाहते हैं और फिर हम यहाँ अपना डोमेन देख सकते हैं। आइए मैनेज पर क्लिक करें और फिर आप या तो व्यावसायिक ईमेल या निःशुल्क ईमेल का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं मुफ्त ईमेल का उपयोग करने जा रहा हूं जो शुरुआत के लिए पर्याप्त होना चाहिए, इसलिए मैं यहां सिलेक्ट पर क्लिक करने जा रहा हूं और फिर यहां हम अपना ईमेल सेट कर सकते हैं। इसलिए मैं केवल अपसर्ग जानकारी का उपयोग करने जा रहा हूं। तो जानकारी medixmediademosite.com पर आप medixmediademosite.com पर अपना नाम साइमन जो चाहें उपयोग कर सकते हैं। फिर इस ईमेल के लिए एक पासवर्ड और फिर एक पासवर्ड रिकवरी ईमेल भी सेट करें और फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें, फिर डन पर क्लिक करें। और अब जब भी आप अपने ईमेल की जांच करना चाहते हैं या इस पते का उपयोग करके ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप बस ईमेल पर आ सकते हैं और फिर 3 बिंदुओं पर जा सकते हैं, वेब मेल एक्सेस पर जा सकते हैं, अपने पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हैं और यह आपको आपके ईमेल इनबॉक्स में ले जाएगा जहां आप प्राप्त ईमेल पढ़ सकते हैं और आप अपने पेशेवर नए ईमेल पते से भी ईमेल भेज सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि यह वीडियो होस्टिंगर का उपयोग करके अपनी पहली वेबसाइट स्थापित करने में आपकी सहायता करेगा। यदि ऐसा था तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा और शायद नीचे एक टिप्पणी भी छोड़ें। यदि आप इस जैसे अधिक गहन ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल की सदस्यता भी ले ली है।